बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ, इंसानी ज़िंदगी को हमेशा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर ये ज़िंदगी ऑर्गेनाइज ना हो तो ये बेतरतीबी का शिकार होती है। इतना ही नहीं, इस ज़िंदगी का अहम हिस्सा है हमारा फाइनेंस। किस तरह से हम अपने घर का बजट प्लान करते हैं, किस तरह से हमारे घर में फाइनेंशियल लिटरेसी पाई जाती है या नहीं, या ये कह सकते हैं अगर इन तमाम बातों का हमें इल्म ना हो तो शायद हमारा घर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो सकता है। नाजरीन, इन तमाम फाइनेंशियल बातों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए एक सीए होता है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका काम ये होता है कि वो फाइनेंसेस को संभाले। और इंडिया में लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि वो सीए बने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और इस सपने को हकीकत में किस तरह से तब्दील किया जाए, इसका रास्ता क्या है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है मशहूर मारूफ काउंसलर जनाब एसएम रज़ा साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को अस्सलामुन अलैकुम। अगेन आपका वेलकम है इस प्रोग्राम में। और पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने बीबीए प्लस एमबीए के बारे में बताया था। आज एक और रास्ता आपके लिए, और बड़ा वेल नोन रास्ता, बड़ा मशहूर रास्ता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कैसे बनेंगे। उस रास्ते की तरफ इंशाल्लाह हम आपको गामज़न करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या क्या आपको प्रिकॉशंस, बल्कि क्या क्या आपको पहले से डिटर्मिनेशन लेके चलना है, कैसे आपको बढ़ना है कि आप एक बेहतरीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जी। तो इंशाल्लाह इस शोबे के बारे में पूरी जानकारी जी। हमने देखा है कि इंडिया में लाखों बच्चों का ये एक्चुअल में सपना होता है कि हाँ, हम जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, क्योंकि द नीड्स आर चेंजिंग डे बाय डे। और आज के ज़माने में फाइनेंसेस को कौन संभालना नहीं चाहता है, इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। तो हम जानना चाहते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली होता क्या है और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बड़े मशहूर हैं जी। 12 के बाद डॉक्टर आपको बनना है, 12 के बाद इंजीनियर आपको बनना है, 12 के बाद आपको बीबीए प्लस एमबीए करके मैनेजमेंट में जाना है, क्लैट दे के आपको लॉ की तरफ जाना है, उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट। और बल्कि 3 यहाँ पे शोबे और 2 शोबे और मैं इनके साथ, यानी 3 टोटल शोबे मैं बताना चाहूँगा। एक तो सीए है और दूसरा सीएस, कंपनी सेक्रेटरी भी आगे चल के इंशाल्लाह उस पर हम लोग डिटेल यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और एक और भी आईसीडब्ल्यूए, जिसको सीए में हम लोग बोलते हैं, तो आईसीडब्ल्यूए यानी कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं इसके बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। आपको 12th पास होना है जी, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज़ से हो, डेफिनेटली, क्योंकि आगे चल के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो स्क्रीन पे मैं शो करूँगा, तो आपको अभी से पता चलेगा। अगर आप 8th 9th में हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 11th 12th में सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना चाहिए ताकि कंटिन्यूएशन बनी रहे। तो 12th के बाद आप फाउंडेशन, एक एग्जामिनेशन होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी, आप उस एग्ज़ाम को फेस करेंगे। उसके बाद आप फाउंडेशन, और फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल, और उसके बीच में आपका आर्टिकलशिप भी है। अगर आप 12th के बाद नहीं जा पाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन अगेन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में से किसी से कर लें आप। और उसके बाद अब यहाँ पे फाउंडेशन आपको नहीं देना है, डायरेक्टली आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल विद आपको आर्टिकलशिप आप करके बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क बताना चाहूँगा जी, कि अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ या साइंस से किया है तो आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होंगे। तो रास्ता 12th के बाद भी है सीए बनने का, और रास्ता ग्रेजुएशन के बाद भी है। और अगर आप आगे चल के भी, सपोज अगर आपने मास्टर्स कर लिया है किसी फील्ड में और आपको लगा कि नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वहाँ के बाद भी आप इंटरमीडिएट में दाखिला ले करके, और वहाँ से इंटरमीडिएट देन फाइनल एंड बीच में आर्टिकलशिप आपको करना है, और बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जब हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स, खुसूसन जो बच्चे हैं, वो बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने जी, और कौम का, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। यस जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसकी बेसिक जो है जिम्मेदार, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी बेसिक जिम्मेदारियाँ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, पूरा दारोमदारी फाइनेंस पे है जी बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पूरी कंपनी की कैसे
क्या फाइनेंस कैसे, उसका कंपनी कैसे बेहतरीन तरीके से रन हो, फाइनेंस का पूरा पार्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। इसके अलावा जो जितने लीगल एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंस में, वो उसके लिए बेहतरीन एक एडवाइज़र होता है। आपके इनकम टैक्स के लिए बेहतरीन आपका एक एडवाइज़र होता है। बहुत सारे एनपीएस जो कंपनी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, उसके लिए जो लीगल बैंक के साथ अटैचमेंट करा के उन केसेस को रिजॉल्व कराने के लिए सीए जो है एक आपके लिए बेहतरीन एक प्रोफेशनल हो सकता है। और एज वेल एज किसी भी कंपनी में एक फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की डेट में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और आप जॉब कंपनीज़ में तो आपके पास होती ही होती हैं, और अगर आपको कहीं कंपनी में जॉब नहीं करना है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को करके एक बेहतरीन अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक ऑफिस लॉन्च करके और अपनी सर्विसेज या फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। तो करियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ये कहिए सोसाइटी में एक इल्यूजन है, या हम कह सकते हैं लोगों ने अफवाह उड़ाई रखी है कि सीए कोर्स इज एक्सट्रीमली टफ। तो इज़ इट रियली ट्रू? दुनिया में वही चीज़ टफ होती है जिसको आप करने से भागते हैं। जी। जिसको आप करने के लिए अपने अंदर आमादगी जाहिर कर लें, वो चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं पूछता हूँ, देखें मेरे लिए कौन सी चीज़ मुश्किल है? दो अगर पोल खड़ा कर दिया जाए और उस पर रस्सी बांध दी जाए और हमसे कहा जाए कि उस रस्सी पे चलें, तो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आप देखते होंगे रोड के किनारे 5 साल की बच्ची या 8 साल का बच्चा उस पर आराम से चलता है। कैसे चलता है? प्रैक्टिस से। जी बिल्कुल। कैसे चलता है? आमादगी से। तो चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं, मुश्किल बनाते हैं हम उसके लिए पहले से प्लानिंग ना करके और अपने अंदर वैसी तैयारी ना करके। तो तैयारी अच्छे से करें, प्लानिंग अच्छे से करें, एग्जीक्यूट करें, मेहनत करें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। जी, यानी एवरीथिंग रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग Yes, एज of वेल एज course. रेगुलर प्रैक्टिस। डेफिनेटली अगर आप पहले से अवेयर हो जाएं, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आप 9-10 से आप जहन प्रिपेयर करें कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आप 11-12 में कॉमर्स लें, मैथ्स ज़रूर साथ लें, उसके बाद सीपीटी दें आप, और सीपीटी क्वालिफाई करके अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनेंगे। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा है जिसके 5 हाथ हो, 10 पैर हो और 10 आंखें हो। आप ही जैसे बच्चे होते हैं, वो वैसे ही स्कूल में पढ़ते हैं जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं, वैसे ही कॉलेज में जाते हैं जैसे कॉलेज में आप जाते हैं। फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? वो प्लान्ड वे में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आप अनप्लान्ड होते हैं। जी बिल्कुल जी। और जहाँ तक हम देखते हैं ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, तो हम जानना चाहते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं। राइट। तो अब यहाँ से अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो तो आप पहले से कोर्स यानी सब्जेक्ट को डिसाइड करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे 12th किया, सीपीटी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। सीपीटी क्वालिफाई करके फाउंडेशन कोर्स आपको करना होगा। और सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फाउंडेशन में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, ताकि 10th के बाद 11-12 में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में आपको आसानी हो एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। सीए फाउंडेशन में जो पेपर आपको यानी जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, पेपर 1 में अकाउंटिंग, पेपर 2 में बिजनेस लॉ, पेपर 3 में बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एंड पेपर 4 में बिजनेस मैथमेटिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पेपर 3 बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एंड पेपर 4 बिजनेस मैथमेटिक्स। सर जो आपने सब्जेक्ट्स बताए, जो सीपीटी फाउंडेशन कोर्स है, तो ये तो वही है जो 11-12 कॉमर्स में सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एकदम मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको 11-12 कॉमर्स में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको पहले से जहन प्रिपेयर आपका है कि आपको सीए करना है, तो मेरी सलाह होगी कि 10th के बाद आप कॉमर्स लें। जी। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको 11-12 में कॉमर्स, जैसे आपने 11th में आपने कॉमर्स लिया, आपके पास सब्जेक्ट्स आती है अकाउंटिंग्स, बिल्कुल, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको 11-12 कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर पहले से आपका जहन प्रिपेयर है, एज ए पेरेंट मैं अगर अपने बच्चे को, मुझे अगर सीए बनाना हो तो मैं 10th के बाद अपने बच्चे को डेफिनेटली कॉमर्स की तरफ ले जाऊंगा, ताकि जो फाउंडेशन में उसको सब्जेक्ट पढ़ना है उसको पहले से नॉलेज हो, ताकि फाउंडेशन को क्लियर करने में उसको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं रखना चाहूँगा कि साइंस के बच्चे भी आराम से सीए कर लेते हैं और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी आराम से सीए कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद जब आपकी एज थोड़ी आगे बढ़ती है तो आपका मैच्योरिटी लेवल भी आगे बढ़ जाता है। तो आप किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ के थोड़ी मेहनत अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपके ग्रिप में आ सकता है और बड़े आराम से आप फाउंडेशन
क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से या साइंस से हो। लेकिन यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी सी आफियत ज़रूर होती है। यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट्स बयान किए जिसमें मैथ्स है, जिससे अक्सर बच्चे कतराते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, डज हैविंग मैथ्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इन 12th गिव्स एन अपर हैंड इन द सीए कोर्स? जी एकदम होगा। और यहाँ से मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, आने वाला ज़माना मैथमेटिक्स का है, आने वाला ज़माना इकोनॉमिक्स का है, आने वाला ज़माना कंप्यूटर साइंस का है, आने वाला ज़माना स्टैटिस्टिक्स का है। आपको इन सब्जेक्ट की तरफ अपने आप को ले ही जाना है। सो मैथ्स 10 तक तो आप पढ़ते ही हैं, सो मैथ्स से मत भागें, मैथ्स को ज़रूर आगे लेके चलें, क्योंकि हमेशा मैथ्स के बच्चों का डेफिनेटली अपर हैंड, तो जैसे आपने कहा, वो होगा ही होगा। और आगे चल के किसी भी जॉब के लिए भी कोई एंट्रेंस अगर आप फेस करेंगे, वहाँ भी मैथ्स आएगी आपकी। बिल्कुल। कहाँ भागेंगे आप? तो मैथमेटिक्स से जुड़ाव रखें, छोटी क्लास से ही आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ें। जहाँ परेशानी आ रही है, परेशानी का वक्त से सोल्यूशन ढूंढें, मैथ्स को लेके आगे बढ़ें, करियर में ऑप्शंस और क्रिएट होंगे। जी, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि क्यों अक्सर बच्चे जो है, एक मैथ्स का फोबिया उनके दिल में बसा रहता है, कुछ खास वजह है? कोई ख़ास वजह नहीं है। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल हम बनाते हैं। सिर्फ जितनी मेहनत वहाँ रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत ना करके। तो मैथ्स जितनी है, जितना आपको होमवर्क दिया जाए स्कूल में, शुरू से उसको कीजिए, अच्छे से समझ के करने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए। देखिए, मैथ्स याद करने की चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। जिस दिन से आप याद करने की कोशिश करेंगे, मैथ्स उस दिन से आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस बार बार कीजिए, इससे मैथ्स आपकी और भी मजबूत होगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सीए कोर्स को परस्यू करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है इस कोर्स को मुकम्मल होते होते? देखिए, 4.5 साल का अभी कुछ चेंजेस आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार बच्चों से भी कहूँगा और पेरेंट्स से कहूँगा कि आप ICAI के साइट पे जाके ज़रूर आप देखें, कुछ नए अभी रिफॉर्म्स आए हैं। 4.5 साल में तकरीबन इस कोर्स को करने के लिए कहा गया है। कुछ उसमें आगे भी पीरियड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 4.5 साल है। तो 12th के बाद 4.5 साल करके अगर अच्छे से मेहनत आप कर लें और चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाएं, तो जॉब के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से बात आई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे आपने पहले सवाल पूछा कि बनते कैसे हैं, जी, तो आपने फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन आपने क्वालिफाई किया, ये जो मैंने 4 पेपर बताया, इन चारों पेपर को दिया, और इनमें जब आपको कामयाबी मिल गई तो उसके बाद इंटरमीडिएट आता है, एंड देन उसके बाद फाइनल। तो मैं स्क्रीन पे इंशाल्लाह ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने हैं और साथ साथ फाइनल में भी कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको एग्जाम्स देने हैं। तो स्क्रीन पे आप देखें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट लेवल आएगा। इसमें 2 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप 1 में 3 पेपर और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होंगे। ग्रुप 1 में पहला पेपर एडवांस्ड अकाउंटिंग का, दूसरा कॉर्पोरेट लॉ का और तीसरा टैक्सेशन का। और ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स, एंड तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये 2 ग्रुप्स होंगे आपके इंटरमीडिएट के, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम देंगे। और सीए फाइनल में भी आपके अगेन 2 ग्रुप्स होंगे। पहले ग्रुप में फिर से 3 पेपर आपके पास होंगे। पहला पेपर होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, दूसरा होगा एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और तीसरा होगा एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। और उसके बाद सीए फाइनल जो ग्रुप 2 होगा, उसमें भी अगेन 3 पेपर होंगे, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, और तीसरा जो पेपर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो 4 फाउंडेशन के, 6 इंटरमीडिएट, यानी 3-3 होंगे 2 ग्रुप्स में, और फाइनल में भी 6, यानी 3 ग्रुप ए के और दूसरा ग्रुप में फिर 3 पेपर होंगे। तो टोटल आपको 16 पेपर फ्रॉम फाउंडेशन टिल फाइनल आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे तो थियोरेटिकल बात हो गई। हम जानते हैं कि सीए के कोर्स में इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वो स्टार्ट कब से होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चों से आप मिले होंगे कि आपने पूछा होगा कि आपने क्या किया है, बच्चों ने बताया होगा कि मैंने इस प्रोफेशन में इस कोर्स को किया है। जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि उस प्रोफेशन के उस बच्चे के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सारी चीज़ें लाई जा रही हैं कि आपको उस सब्जेक्ट का जो आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई। तो आर्टिकलशिप यहाँ पे आपको करना है।
2 साल आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको काम करना है। सारे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको, जो बुक में आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेना है फील्ड में आकर के। और साथ साथ इसमें अलग से ट्रेनिंग भी है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी, आईटी ट्रेनिंग भी आपको लेनी है, ताकि आजकल कंप्यूटर तो एक टूल ऑफ लाइफ बन गया है आपका। बिल्कुल। तो अब पूरी टैक्सेशन आपने देखी होगी कि कंप्यूटर बेस्ड ही सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आईटी की ट्रेनिंग भी आपकी है, आर्टिकलशिप भी है, और स्टार्ट में 12th के बाद आपको फाउंडेशन के बाद फिर आपका आईटी की ट्रेनिंग होगी, फिर इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स होंगे, फिर आर्टिकलशिप होगी, फिर फाइनल के 2 ग्रुप्स होंगे, और उसको क्वालिफाई करके आप बेहतरीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। और अपनी ज़िंदगी के लिए तो आप एक अच्छा रास्ता ढूंढेंगे ही, अपनी फैमिली की भी हेल्प करेंगे, अपनी समाज की भी, और साथ साथ मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट भी आप करेंगे। बिल्कुल, हमें चाहिए कि अपने मुल्क की तरक्की में हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली का आप एक जिम्मा आपकी फैमिली का आपके लिए, उसी तरह से मुल्क का भी जिम्मा आपके कंधों पे है, और आपको मुल्क के तरक्की में कंट्रीब्यूट करना है और दिखाना है कि आप उस तरक्की के एक पार्ट हैं। आप जी, अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिकली इजहार करना है, कुछ करके दिखाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए और अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल। और जो आपने इतना लेंदी प्रोसीजर बताया है सीए बनने का, जी, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर व्हाट आर द चैलेंजेस दैट सीएस यूजुअली फेस? देखिए, होता क्या है कि जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं तो बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। और देखिए, जब आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो ट्रेनिंग आपकी टफ होगी। आपने सुना होगा कि जब आर्मी में जो लोग जाते हैं एनडीए करने के बाद या सीडीएस क्वालिफाई करने के बाद जब कोर्स करने के लिए जाते हैं तो बड़ी टफ उनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनको एक बेहतरीन एक जवान यानी एक मुल्क की खिदमत के लिए एक अच्छा एक सिपाही बना के उनको वहाँ से निकालना है। तो बड़ी ट्रेनिंग उनकी टफ होती है। सबसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप काम कर रहे हैं, टैक्सेशन का एक एक लॉ उसको फॉलो करके पूरी आपको ऑडिटिंग करनी है। तो सोचें कि आपकी जानकारी कितनी प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी कितनी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो बड़ी टफ होती है। 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे किसी सीए के अंडर में आपको काम करना है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर का इंटरवेंशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों के लिए भी आपको एकदम तैयार रहना है। और यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगा, देखिए, जब भी बजट आता है कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जी आती हैं। तो जब तब्दीलियाँ आती हैं तो नया टैक्सेशन जो लॉ आता है, जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो आपको उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हर बार आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि बात यहाँ पे फाइनेंस की है, और फाइनेंस ही, जैसा आपने तमहीदी गुफ्तगू में कहा, कि सारी चीज़ें चलती हैं, दारोमदार उसी पे है जी। तो छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको लेके निकलना होगा जी। और ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो टफ ही रहने वाली, और कहावत भी है कि सोना उस वक्त तक नहीं चमकता है जब तक उसे आग में ना डाला जाए। यस, ऑफ कोर्स जी बिल्कुल। और देखिए, मुश्किल आप ये सोचें कि आपके साथ ये सब चीज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप बेस्ट प्रोफेशनल बन के निकलें। जी बिल्कुल। तो ये एक तरह से आप जो टाइम लगा रहे हैं, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम फॉर गेटिंग अ ब्राइट फ्यूचर। एक अच्छे फ्यूचर की तलाश के लिए आप ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा रिटर्न आएगा। तो इन्वेस्टमेंट में डरिए मत, आप क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें। यस, ऑफ कोर्स जी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाए तो एस्पिरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? देखिए, किसी भी सीए के लिए तो जॉब की कोई कमी होती ही नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप करें, इमीडिएट फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट बहुत सारी कंपनीज़ में आ जाती हैं, बैंकिंग सेक्टर में आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अपनी कोई एक कंपनी हम डाल सकते हैं, और वहाँ पे लोगों को एडवाइस जो है टैक्सेशन के लिए और लोगों के फाइनेंस के सारे प्रॉब्लम का सलूशन हम दे सकते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जॉब की कमी एकदम नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट देखे हैं कि एक साथ 10-10 कंपनियों को सर्विसेज देते हैं। तो आपके पास ऑप्शन की भरमार होगी। बस जो इशारतन आपने फरमाया कि आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कोई भी याद रखेंगे, कोई भी अहम चीज़ को पाने के लिए मुश्किलात तो आती है। मैं कहूँगा मुश्किलात आप ना सोचें, आप ये सोचें कि आप क्वालिटी टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको विद इंटरेस्ट मिलने वाला है बेहतरीन फ्यूचर की शेप में। जी बिल्कुल। हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ शो कि हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आखिर में जो है आप तक पहुंचाते हैं। जी, यहाँ पे हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने हमसे सवाल किया है कि आई हैव ग्रेजुएटेड विद अ BSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड करंटली परस्यूइंग ACCA इन प्रोफेशनल पेपर्स।
she has currently 2 papers remaining to qualify, but she is working in a corporate firm, but the corporate experience is not good as much. She wants to be an educator in ACCA, so what are the steps she wanted to pursue? देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप अब टीचिंग का जज्बा आपके अंदर है, वो आपके इनके सवालात से मुझे लग रहा है। जी देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर तो आज की डेट में ये है कि कुछ लोगों के लिए आसान है और वहीं पे कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। जी किस तरह से आप चीज़ों को ले रही हैं उस पर बात मुनहसर करती है, लेकिन क्योंकि आपने टीचिंग की तरफ इशारा किया है तो मैं समझता हूँ कि आपका रुझान शुरू से ही टीचिंग की तरफ रहा होगा। एकदम आप करें, और मैं कहूँगा कि टीचिंग शुरू करने से पहले आप उस फील्ड में मास्टर्स ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपको उस फील्ड की कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। होता क्या है कि आप 50 बच्चों की क्लास ले रहे हैं, जी। तो इसका मतलब एक साथ 50 चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप खड़े हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से कौन सा बच्चा किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुट करेगा इसका आपको आइडिया नहीं है, और वो क्वेश्चन किस लेवल तक जाएगा इसका भी आपको इल्म नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉपर्ली टैकल करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप उस फील्ड की अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी और इन डेप्थ एजुकेशन लेके आप जाएं। तो हमेशा टीचिंग स्टार्ट करने से पहले अब देखें, अगर आपको स्कूल में भी टीचिंग करनी है, आपको 10th या उससे छोटी क्लास के बच्चों को अगर आपको टीच करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना और उसके बाद तब आप टीचिंग कर सकते हैं। 11th-12th के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना है, आपको मास्टर्स करना है, उसके बाद बीएड करके तब आप 11th-12th के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना है तो अब एमएससी से काम नहीं चलेगा या एमए या एमकॉम से काम नहीं चलेगा, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? क्योंकि जो चैलेंज आपके सामने जो स्टूडेंट के शेप में बैठा हुआ है वो अपने सब्जेक्ट को किसी भी लेवल पे ले जाके आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे मैं टीचरों को एक बात उनके सामने दस्त बस्ता रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने अगर कोई सवाल मुझसे किया और मैं उस सवाल का जवाब देने में परफेक्ट अगर नहीं हो पाया, मैं उसको ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने उस बच्चे के सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं किल किया है। जी। तो आपको तो ऐसा होना है कि बच्चे के साइड से सवाल निकले और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है और उस सवाल का जवाब आपको पता हो और आप उस सवाल को और ज़्यादा डिटेल में अपनी तरफ से फ्रेम करें और बच्चे को उसका जवाब दें। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उस फील्ड के आपको एटलीस्ट मास्टर लेवल तक की जानकारी होगी। तो एमए कर लें यानी मास्टर्स कर लें उस फील्ड में, और उसके बाद आप टीचिंग ज़रूर करें, क्योंकि टीचिंग से अच्छा प्रोफेशन क्या हो सकता है। बहुत ऑनरेबल प्रोफेशन है। बिल्कुल। आप एक पूरे समाज को, आप एक पूरे मुल्क को पढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। तो फिर वही बात आई कि मुल्क की तरक्की में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सैल्यूट है आपके इस थॉट प्रोसेस को। आप मास्टर्स कर लें और उसके बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में आएँ और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें। जी, यानी हम उभरते हुए बच्चों को, अपनी यंग नस्ल को ट्रेन कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आप देखें ना, जितने भी बुजुर्गान दीन जो आपने सुना होगा, जी, हमेशा जहाँ मौका मिलता था लोगों को पढ़ाया करते थे, इल्म बांटा करते थे। जी बिल्कुल। तो इल्म बांटने का काम, और जाहिर सी बात है अगर उस तरफ आप बढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी विशेज़ है यहाँ से हम लोग आपके लिए, और बहुत सारी दुआएं परवरदिगार आलम से कि आपको उस रास्ते में बहुत सारी कामयाबी मिले। जी बिल्कुल। जी। हम खुद अपने व्यूअर्स के लिए, हम सबके लिए दुआगो है कि हम सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता कर फरमा। इलाही आमीन। और फिर से बच्चों के लिए जब आपने दुआएं जी। की, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ से दुआ कर रहा हूँ कि जो बच्चे फिर से 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और क्योंकि मार्च का महीना जैसे आपने, और फरवरी मिड से आपने सुना होगा कि स्कूल के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। जी। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। उनके पेरेंट को मैं कहूँगा कि बच्चों को रिलैक्स रखें, बच्चों पे दबाव, कभी भी मार्क्स का दबाव एग्जामिनेशन देने से पहले ना बनाएं प्लीज़। जी। अब बच्चों से भी कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन का मार्क्स सोच के कभी पढ़ाई मत करें। देखिए, मार्क्स बाई प्रोडक्ट है आपके नॉलेज का। जब आप किताब खोलें तो सब्जेक्ट सीखने के एतबार से खोलें, कभी भी मार्क्स कितना आएगा ये सोच के किताब आपको नहीं खोलना है। जी। और पेरेंट को भी मैं कह रहा हूँ, कभी भी मार्क्स के बारे में ना सोचें। आपका बच्चा अच्छे से पढ़े, उसके लिए घर में माहौल डेवलप करें। और हर चीज़ का, जैसे हमने कहा था, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। जी। जब खेलने का वक्त है तो बच्चे को खेलने दें, जब पढ़ने का वक्त हो उस वक्त बच्चे को पढ़ने दें, और जब पढ़ने का वक्त हो तो घर में पढ़ने का माहौल भी डेवलप करें, क्योंकि जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि बच्चे के पढ़ने का वक्त हो और हम टेलीविज़न ओपन करके बैठ जाएं, ऐसा ना हो कि बच्चे के पढ़ने का वक्त हो और हम मोबाइल पे कोई चीज़ देखने लगे। तो ध्यान रखें, बच्चे छोटी एज में हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही, और जब डिस्ट्रैक्शन आएगा
तो जो आप चाहते हैं क्वालिटी रिजल्ट वो आसानी से फिर नहीं मिलेगा। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारे व्यूअर्स को आपके इल्म से मालूमात हासिल हो जाए। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं कि हम खिदमत खल्क कर पाएँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त वो है जो इंसान खिदमत खल्क के लिए लगाता है, दूसरों की फलाह बहबूदी के लिए लगाता है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए लगाता है। जी, तो थैंक यू अगेन व्यूवर्स कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। आप जुड़े रहें और अपने सवालात को भेजें ताकि हम लोग यहाँ से जो भी जानकारी हो वक्त से आपको दे सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर इस प्रोग्राम के मुतालिक आपका कोई भी फीडबैक, सजेशन या क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।